वेरी वेरी गुड मॉर्निंग श्याम वाली। आप सबका स्वागत है आपकी क्लास में। और प्रैक्टिस सेशन आज से हम शुरू कर रहे हैं वन बाय वन। पहले तो हम हर राइटर्स पर जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आए हैं हम उनको करेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ हम फिर नए क्वेश्चंस करेंगे। आज ये सिर्फ टीजीटी की क्लास है और इस टीजीटी के बैच में शुरुआत कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ से। उन्हीं के क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे, उन्हीं के क्वेश्चंस को आज हम टैकल करेंगे। उनसे रिलेटेड जो भी डाउट होगा क्वेश्चन से रिलेटेड, हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, वो आपको मिलेगा एंड हाउ यू विल हैव टू गिव द आंसर। आंसर कैसे देना है आपको वो यहाँ पर जवाब मिलेगा। क्लास ये एक्सक्लूसिव है और सिर्फ आपके पैनल पर है। ये यूट्यूब वाली वो लाइव क्लास नहीं है जहाँ पर सारे बच्चे देखते हैं और सारे लोग फ्री में फ़ायदा लेते हैं। ये आपके लिए स्पेशल है, हमारे उन बच्चों के लिए जो हमसे जुड़े हैं पिछले 3 से 4 महीने से और जिन्होंकी तैयारी कंप्लीट हो गई है। नाउ दे हैव टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, उनको डायरेक्ट अपीयर करना है वो है। चलिए स्क्रीन पर आपके एक क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए। द फर्स्ट क्वेश्चन है आज के इस डिस्कशन का और वो है द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज रिटन बाय। सोनेट वर्ल्ड इज टू मच विद अस जो है ये किसने लिखा था? ये टीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है, टीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन है। और किसने लिखा था? आज के आपके आंसर बिल्कुल क्लियर हैं क्योंकि आज हमने बता दिया है कि आज का प्रैक्टिस जो है हम वर्ड्सवर्थ पर करने चल रहे हैं, राइटर बाय राइटर। और जब हम कंप्लीट पेपर लेकर के आएंगे तो आपके लिए आसान नहीं होगा इस बात को जानना कि किसने लिखा है, क्योंकि तब वर्ड्सवर्थ के अलावा देयर विल बी अ फ्यू मोर राइटर्स, उनका भी नाम होगा, उनके भी ऑप्शंस क्वेश्चन में दिए होंगे। जी मीनाक्षी, सुजाता, नेहा, मनीषा, प्रिया सब लोग जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है, सभी का मोस्ट वेलकम है सभी के अपनी क्लास में। चलिए तो एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ये है कि जो आपके पेपर में आया हुआ है कि ये सोनेट किसने लिखा है, और दूसरा क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से बन जा रहा है कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज, वर्ल्ड इज टू मच विद अस है क्या? तो क्या है? इसका आंसर उसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है और इसका आंसर है कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस क्या है? यह एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है ये आपको बता चुका हूं। सोनेट टर्म कहां से आया है ये आपको पता है। कहां से आया सोनेट टर्म? फटाफट आंसर बताइएगा कि सोनेट का टर्म कहां से आया है, किस भाषा से सोनेट का टर्म आया है। आंसर दीजिए फटाफट क्वेश्चन का कि द टर्म सोनेट जो है ये किस भाषा से आया है। सोनेट टर्म किस भाषा से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन एक बार टीजीटी में पूछा गया है और यही क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछ रहा हूं कि सोनेट का टर्म कहां से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है सोनेट टर्म को। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है कि सोनेट का टर्म किस भाषा से लिया गया है। खैर जवाब आता भी है तो इकट्ठे ही जवाब आना शुरू होते हैं हमारी स्क्रीन पर। जी सोनेट का टर्म इटली से लिया गया है, बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही जवाब है आपका कि सोनेट का टर्म इटली से लिया गया है, इटली से आया है। और इटली में जो इसके प्रैक्टिशनर थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था पेट्रार्क, और पेट्रार्क से ही पेट्रार्कन सोनेट बना है। क्या बना है? पेट्रार्क से ही पेट्रार्कन सोनेट बना है और इसी को ही इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। इसी को इटालियन सोनेट कहा जाता है। पेट्रार्क के सोनेट को इंग्लैंड कौन लाया था? क्या जवाब आपको पता है कि हु ब्रॉट इंग्लिश सोनेट, हु ब्रॉट इटालियन सोनेट फ्रॉम इटली टू इंग्लैंड? इंग्लैंड में इटालियन सोनेट को लाने वाला वो कौन सा बंदा था, वो कौन सा व्यक्ति था जिसने इटालियन सोनेट को इटली से अंग्रेज के यहाँ, अंग्रेज के घर ले आए थे, ब्रिटेन या इंग्लैंड ले आए थे?
दीपांशी श्रीवास्तव, पूनम पांडे, बबीता गर्ग, रेखा प्रजापति, पुनीत, पुष्पा यादव, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग शाम वाली। इंग्लिश में इनको लाने वाले जो नाम था, एक नाम आपको बताया भी था, सर टॉमस यॉर्ड। सर टॉमस यॉर्ड ये एक पोएट थे। ये पेट्रार्कन सॉनेट को पेट्रार्क से इटली ले आए थे, इटली से इंग्लैंड ले आए थे। और ही नॉट ओनली ट्रांसलेटेड इटालियन सॉनेट इनटू इंग्लिश, बट उसी के पैटर्न पर इन्होंने सॉनेट्स अंग्रेजी में लिखे भी थे। और अगर टीजीटी की हम बात करें तो जो मिल्टन का सॉनेट है, कौन सा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसका नाम था व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, तो ये सॉनेट लिखा था किसने, ये सॉनेट मिल्टन ने पेट्रार्कन फॉर्म में लिखा था। क्लियर। पूजा सिंह जी गुड इवनिंग, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है टीजीटी के उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हमारी अध्ययन मंत्रा की सारी वीडियोस पूरे मन से देखी हैं, और वीडियोस में एक नहीं कई जगह पर हमने इस क्वेश्चन की बात की है। और ये क्वेश्चन है कि द लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन, लिरिकल बैलेट्स कब पब्लिश्ड हुए थे। ऑप्शंस दिया हुआ है आपके सामने, 1789 में, 1805 में, 1799 में और 1798 में। देयर आर 4 ऑप्शंस टू दिस क्वेश्चन कि कब पब्लिश हुए थे लिरिकल बैलेट्स। जी सीता मॉम जी बिल्कुल सही उत्तर है। नेहा जी ने गलत उत्तर लगा दिया है। प्रज्ञा मिश्रा जी का बिल्कुल सही उत्तर है। जी ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करिए और क्वेश्चन पढ़ करके उसको समझा करिए और फिर आप आंसर पर जाया करिए। आप आंसर को ब्लाइंडली नहीं लगा सकते क्योंकि ये एग्जामिनेशन है और एग्जामिनेशन में हर कोई ब्रिलियंट ही होता है, कोई भी कम समझदार और कम जानकार नहीं होता। इसलिए आप अपने अगर ऐसे क्वेश्चंस गलत कर देंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। लिरिकल बैलेट्स के बारे में थोड़ी सी बात हम आपको बता दें, आ ही गया है जिक्र तो। 1789 जो दिया है ना, 1789 ये किस लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए 1789 जाना जाता है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेसिकली किस पर बेस्ड था? इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और लिबर्टी पर। इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और लिबर्टी पर बेस्ड था। और यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरे रोमांटिसिज्म का बेस था, रोमांटिसिज्म का आधार था यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 का। और इसके बाद वर्ड्सवर्थ जो है गए भी थे फ्रांस और एक पोएम भी वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, उसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और उसी में लिखा था इट वॉज वेरी हेवन टू बी यंग, यंग होना वेरी हेवन था उस समय और वहां पर जाना। क्लियर। और उसी से इंस्पायर हुए वर्ड्सवर्थ और इंस्पायर हो करके जब वो कॉलरिज से मिले 1795 में ब्रिस्टल में, देन दे मेड द प्लान टू राइट द लिरिकल बैलेट्स। और फिर लिरिकल बैलेट्स 1789 में 1798 में पब्लिश हुई और 1798 में लिरिकल बैलेट पब्लिश हुई। और इतना सिग्निफिकेंट वॉल्यूम था कि इसी से रोमांटिसिज्म की स्टार्टिंग मानी जाती है, इसी से रोमांटिसिज्म का बिगिनिंग पॉइंट माना जाता है। यहीं से रोमांटिसिज्म शुरू होता है 1798 के पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट से। क्लियर। अब लिरिकल बैलेट्स में टोटल कितनी पोएम्स थी, इस पर भी अगला क्वेश्चन बन सकता है। तो लिरिकल बैलेट्स पर जो कितनी पोएम्स थी टोटल, लिरिकल बैलेट्स में 23 पोएम्स थी। और आउट ऑफ 23 पोएम्स में जो है कॉलरिज की कितनी पोएम्स थी, कॉलरिज की पोएम्स थी 4।
और वर्ड्सवर्थ की कितनी पोएम्स थी? वर्ड्सवर्थ की पोएम्स थी 1919। पहली पोएम कौन सी थी लिरिकल बैलेड्स की? तो लिरिकल बैलेड्स की जो पहली पोएम थी वो थी द राइम ऑफ द एंसेंट मार्नर। द राइम ऑफ द एंसेंट मार्नर वाज द फर्स्ट पोएम ऑफ द लिरिकल बैलेड्स, और जो लास्ट पोएम थी लिरिकल बैलेड की वो वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी थी। क्लियर? वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी थी जो लास्ट पोएम थी। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप तुरंत क्वेश्चन को पूछ लिया करिए, राइटर से रिलेटेड जो भी हो, और जो बता रहे हैं वो तो खैर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है और वो क्वेश्चन है, हु सेड मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये किसने कहा है? अब देखिए एक क्वेश्चन है कहने के लिए तो, लेकिन अपने आप में दो क्वेश्चन लिए हुए हैं, दो क्वेश्चन अपने आप में समाहित किए हुए हैं। और दो क्वेश्चन कौन कौन सा है? एक तो मिल्टन पर किसने लिखा है, मिल्टन पर किसने लिखा है, एक तो यही क्वेश्चन है जो आपके पेपर पे, जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। किसने लिखा है? ये एक सोनेट है, किसका? वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ का सोनेट है किस पर? मिल्टन पर। क्लियर? वर्ड्सवर्थ का सोनेट है मिल्टन पर। और कब लिखा गया था इसको? कब लिखा गया था? When was the poem Milton thou shouldest be living at this hour लिखी कब गई थी? जी बिल्कुल सही, सभी का आंसर, सबका आंसर सही जा रहा है फटाफट। ये बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है सिवाय प्रैक्टिस के। और आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सबका जवाब सही है। लेकिन जो मैंने पूछा है कि ये लिखा कब गया था, तो आप में से किसी ने इसका अभी तक जवाब नहीं दिया है। कब लिखा गया था? सोनेट है ये, और इस सोनेट का नाम क्या है? इस सोनेट का नाम है लंदन 1802। क्या नाम है सोनेट का? इस सोनेट का नाम है लंदन 1802। अब इस क्वेश्चन पे देखिएगा क्या क्या बनता है कि लंदन 1802 किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट ऑन मिल्टन वर्ड्सवर्थ। नंबर 3 पर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वाज द फुल टाइटल। तो फुल टाइटल लंदन 1802 की या जो सोनेट की होती है वो उसका पहली लाइन ही होती है, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन आपको इस समय जिंदा होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? बिकॉज वर्ड्सवर्थ सेज इंग्लैंड हैज नीड ऑफ दी। इंग्लैंड को आपकी आवश्यकता है, इंग्लैंड को आपकी जरूरत है, इसलिए आपको यहां पर होना चाहिए था, आपका रहना यहां पर मैंडेटरी है। इंग्लैंड हैज नीड ऑफ दी। तो इसका जवाब क्लियर हो गया। लंदन 1802 इस पोयम का ही नाम है। इसका मतलब है कि पोयम कब लिखी गई थी? 1802 में लिखी गई थी। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ड्सवर्थ पर अगला क्वेश्चन है द प्रिल्यूड के बारे में। सबसे फेमस पोयम है द प्रिल्यूड, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी द प्रिल्यूड से ही बनते हैं। कब लिखी गई थी इस प्रश्न में ये नहीं पूछा है, ये पूछा है कि प्रिल्यूड कितने पार्ट्स में है। राइट, प्रिल्यूड कितने पार्ट्स में है ये पूछा है। दीजिए जवाब कि इन हाउ मेनी पार्ट्स द प्रिल्यूड इज रिटन। उत्तर लगा भी आपको दिख रहा होगा, बट कोई जरूरी नहीं जो उत्तर लगा है वो सही ही हो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि जो आंसर उस पर टिक है वो सही हो, जैसे कीर्ति अग्रवाल जी ने अलग से उत्तर दिया है।
लंदन 1802 के बाद क्वेश्चन जो है वो है द प्रील्यूड। और द प्रील्यूड कब लिखा गया था, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। वर्ड्सवर्थ ने 1798 में प्रील्यूड पर काम करना शुरू किया था। 1798 में ही प्रील्यूड पर काम करना शुरू किया था और अपनी पूरी जिंदगी वो प्रील्यूड पर काम करते रहे। 1850 में जाकर के वो प्रील्यूड पब्लिश हुई, वो भी उनके डेथ के बाद, उनके मृत्यु के बाद। उनकी जो विडो थी उनका नाम था मैरी। मैरी ने वर्ड्सवर्थ के इस पोयम को पब्लिश करवाया था, जिस पोयम का नाम था प्रील्यूड। ओरिजिनल टाइटल प्रील्यूड की क्या थी? प्रील्यूड की ओरिजिनल टाइटल थी टू कॉलरिज। कॉलरिज ने एक पोयम वर्ड्सवर्थ पर लिखा था और उसका नाम रखा था टू वर्ड्सवर्थ। और जब कॉलरिज ने लिखा तो जब वर्ड्सवर्थ ने लिखा तो उसका नाम रख दिया टू कॉलरिज। आपस में एक्सचेंज कर लिए थे। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी जो विडो थी, विडो का नाम था मैरी। मैरी ने प्रील्यूड को पब्लिश करवाया और मैरी ने ही प्रील्यूड को टाइटल भी दी थी कि प्रील्यूड। और प्रील्यूड की सिर्फ इतना ही टाइटल नहीं थी, प्रील्यूड की पूरी टाइटल थी प्रील्यूड और द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। क्लियर? ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड उसका नाम था। इधर लिखता हूं, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। अब अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रील्यूड की सब टाइटल क्या है, तो प्रील्यूड की सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। और इतने पर ही टाइटल खत्म नहीं हुई थी और उसको आगे ले गए थे। जो ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड के आगे इसमें थोड़ा और जोड़ दिया था और ये जोड़ा था कि एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। और ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम कितने बुक्स में थी, ये पूछा है प्रश्न में। ये बुक थी टोटल 14, राइट? तो प्रील्यूड कितने बुक्स में थी? प्रील्यूड 14 बुक्स में पब्लिश हुई थी। जी, सबका जवाब बिल्कुल सही है। द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड एंड ऑटोबायोग्राफी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोटिस्टिकल सबलाइम? वर्ड्सवर्थ को किसने इगोटिस्टिकल सबलाइम कह करके उनका मजाक उड़ाया है? कि वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में क्या होता है? वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में इगोइस्ट ज्यादा होते हैं। वर्ड्सवर्थ ईगो रिफ्लेक्ट करता है। ये आलोचना क्या कह करके, आइए आलोचना किसने की है इगोटिस्टिकल सबलाइम के, किसने कहा है? एक तो ये प्रश्न है कि ये किसने कहा है, तो किसने कहा वाले में ये जो है इगोटिस्टिकल सबलाइम, ये जॉन कीट्स का टर्म है। जॉन कीट्स का दो टर्म है जो अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। एक तो इगोटिस्टिकल सबलाइम है और दूसरा है निगेटिव कैपेबिलिटी। दूसरा है निगेटिव कैपेबिलिटी। निगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स ने शेक्सपियर को एडमायर करने के लिए कॉइन किया था।
शेक्सपियर की प्रशंसा करने के लिए निगेटिव कैपेबिलिटी को क्वाइन किया था किसने? शेक्सपियर की प्रशंसा करने के लिए निगेटिव कैपेबिलिटी क्वाइन किया था जॉन कीट्स ने। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेक्सपियर तो आपका बॉस है, मेन राइटर है आपके सिलेबस का, तो यह चीज आपको जानना है कि निगेटिव कैपेबिलिटी कीट्स का टर्म था शेक्सपियर के लिए। इगोटिस्टिकल सबलाइन जो है ये कीट्स का टर्म था किसके लिए? ये कीट्स का टर्म था डब्ल्यू वर्थ के लिए, राइट। डब्ल्यू वर्थ जो है ना, इसी से इनकी वर्थ समझ लीजिए कि कितनी इनकी वर्थ थी, इनकी कितनी वैल्यू है आपके पेपर के हिसाब से। तो वर्ड्सवर्थ की ये जो पोएम है, अब वर्ड्सवर्थ को इगोटिस्टिकल सबलाइन नाम से जॉन कीट्स ने उनको आलोचना किया था, उनकी खिंचाई किया था। और खिंचाई क्यों किया था? ये कहते हुए कि वर्ड्सवर्थ जो है अपनी सारी पोएम आई से ही शुरू करते हैं। उनकी इंडिविजुअलिटी जो है वही उनका ईगो है, और ईगो भी नीचे नहीं है, सबलाइम पर पहुंच जाता है, बिल्कुल हाइट पर पहुंच जाता है, इसीलिए उनको इगोटिस्टिकल सबलाइम के नाम से कहा था उन्होंने। ऑलराइट, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। ये थोड़ा बड़ा सा प्रश्न है लेकिन उत्तर थोड़ा आसानी है। क्या प्रश्न है? Which of these travel poems belong to Wordsworth? एक बात तो ये कंफर्म है कि जो पोएम्स के नेम्स दी हैं वो सब ट्रेवल पोएम्स हैं। ट्रेवल पोएम्स कौन सी पोएम्स होती हैं? ऐसी पोएम्स जिसमें राइटर ट्रेवल करता है और अपने ट्रेवल के बारे में लिखता भी है। बताइए कौन सी है? ऑप्शंस आपके दिए हैं, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, स्केचेस ऑफ द नेचुरल सिविल एंड पॉलिटिकल स्टेट ऑफ स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है स्केचेस ऑफ नेचर, और ऑप्शन डी है अ विविड स्केच एंड पिक्चर ऑफ आवर टाइम। और प्रश्न क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी पोएम है जो डिस्क्रिप्टिव जो है ट्रेवल पोएम्स है। अब देखिए इतने सारे नाम्स यहां पर दिए हैं, लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि इसमें एक ही पोएम है, बाकी पोएम्स ही नहीं है। और इसका जवाब क्या है कि वर्ड्सवर्थ की पोएम डिस्क्रिप्टिव स्केचेस ट्रेवल पोएम है। अब अगले बार आपके पेपर में यह भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी ट्रेवल पोएम है, तो ट्रेवल पोएम जो है वो है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, या ये क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्क्रिप्टिव स्केचेस कैसी पोएम है, तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस ट्रेवल पोएम है। या ये क्वेश्चन कि डिस्क्रिप्टिव स्केचेस किसकी पोएम है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। तो इतने सारे टाइप्स के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। क्लियर? और ये उनकी अर्लीस्ट पोएम्स में से भी एक है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है आपकी स्क्रीन पर, यह भी बहुत सिंपल सा ही, जिसका जिक्र अभी हम कर चुके हैं। वर्ड्सवर्थ का प्रील्यूड कंप्लीट कब हुआ था? 1800, 1805, 1822 और 1825। इनमें से आप किसके साथ जाएंगे कि वर्ड्सवर्थ का प्रील्यूड कंप्लीट कब हुआ था, कब उन्होंने इस पर लिखना एंड किया था? इसका जवाब देना है आपको। ऑप्शंस देखिए, अभी तो हमने आपको बताया कि 1850, और वो इस बार ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? वाह, लगभग सब 1805 के साथ हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। कुछ भी ऑप्शन रहे आप उत्तर एक बार जरूर लगा देते हो।
लगा दिया ना सबने आंसर, वेरी गुड। सबका उत्तर 1805 है, सेकंड है जी। 1805 में उन्होंने कंप्लीट कर दिया था प्रील्यूड को, और 1805 का जो प्रील्यूड है वो 1826 में पब्लिश हुआ था, और 1826 में जब पब्लिश हुआ था तो इसमें टोटल 13 बुक्स थी। 1805 वाला जो वर्जन है इसमें टोटल 13 बुक्स थी, 13 बुक लेकर के ये पब्लिश हुआ था। और 1799 में भी एक बार प्रील्यूड छपा था, और उसका नाम था प्रील्यूड, जो है उसका नाम था द 2 पार्ट प्रील्यूड। और ये सब आपके नोट्स में लिखा है, और ये सब मैं आपको बता भी चुका हूं। 2 पार्ट प्रील्यूड नाम था, जो 1799 में पब्लिश हुआ था। 1799 में क्या नाम था? 2 पार्ट्स प्रील्यूड। और फिर 1799 के बाद 1826 में ऑलमोस्ट ये कंप्लीशन के फॉर्म में था, 13 बुक्स में था। और 1850 में जब आया तब ये 14 बुक्स में था। तो कंप्लीट कब किया? अब 2 पार्ट्स वाले को तो कंप्लीट नहीं कहेंगे, कंप्लीट वर्जन कहेंगे थर्ड वाले को ही, सॉरी सेकेंड वाले को ही, जो यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज इसके सही उत्तर की हम बात करें तो इसका सही उत्तर है 1850। पल्लवी जी ने कहा है कि अगर 1805 और 1850 दोनों ऑप्शन में हो तब क्या करेंगे? तब आप बड़े वाले के साथ जाएंगे, तब आप 1850 पर टिक करेंगे। जी नहीं, आरिबा रिजवी जी 12 नहीं 13 बुक्स में पब्लिश हुआ था। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रश्न पर। यह प्रश्न देखिए थोड़ा सा टिपिकल है, आपको फंसाने का काम कर सकता है। फिर से ये क्वेश्चन लिरिकल बैलेट्स पर है, और ये पूछा है कि लिरिकल बैलेट्स में प्रीफेस कब जोड़ा गया? राइट, व्हेन वाज अ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स एडेड? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, लिरिकल बैलेट्स में प्रीफेस कब जोड़ा गया? ऑप्शन है 1798, 1798 के बाद 1800, 1802 और 1803। आपको बताना है कि कब जोड़ा गया था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में प्रीफेस। जी शाबाश, सबने सही उत्तर दिया है। कुछ बताने की तो जरूरत नहीं है ना? हमारा बेटा भी आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा है, और शरारती इतना है कि उत्तर पर पहले ही टिक कर देता है, और उत्तर उसने टिक कर दिया है। थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। लिरिकल बैलेट्स 1798 में आई थी, और 1798 में इसके साथ प्रीफेस नहीं था, इसके साथ एक एडवर्टीजमेंट जुड़ा था। एडवर्टीजमेंट जुड़ा था 1798 में। अगला वॉल्यूम जो लिरिकल बैलेट्स का आया वो कब आया था? अगला एडिशन कह लीजिए, वॉल्यूम नहीं, अगला एडिशन जब आया तो वो जनवरी 1801 में आया था। कब आया था? जनवरी 1801 में सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स का आया था, बट उसको पॉपुलरली 1800 का एडिशन कहा जाता है।
कि वो 1801 में ना आकर के 1800 में ही आया था। एक्चुअली प्रेस में तो 1800 में ही चला गया होगा और आया बाद में तो 1801 में आया था, इसलिए उसको 1800 का वर्जन कहा जाता है। अब 1801 के वर्जन को 1800 का एडिशन कहा जाता है और इसी में उन्होंने एक प्रोज में एसे लिखा था और उस एसे का नाम था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। कब लिखा था? 1800 में लिखा था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। अगला एडिशन, थर्ड एडिशन जो लिरिकल बैलेड्स का आया वो 1802 में आया और 1802 के एडिशन में क्या किया, उन्होंने इस प्रीफेस को एक्सटेंड कर दिया और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इसको एक्सपैंड किया। एक्सपैंडेड वर्जन जब आया तो 1802 में आया। इस बात पर ध्यान रखिएगा कि अगर पूछेगा कि कब जोड़ा गया तो जोड़ा 1800 में गया, यद्यपि 1801 में आया था। अगर ये प्रश्न आ जाएगा एक्सपेंडेड वर्जन कब आया था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स का, जो आज हमारे किताबों में होता है, तो वो आया था 1802 में। क्लियर है जी? प्रोसीड करिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ की पहली पोएटिक वॉल्यूम कौन सी थी? वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम कौन सा था? ऑप्शंस आपके पास क्या क्या दिए हैं? ऑप्शंस दिए हैं डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, लिरिकल बैलेड्स, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टालिटी, ओड और फिर प्रिल्यूड। इसमें से कौन सा वर्जन था, कौन सा पहला पोएटिकल वॉल्यूम था मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ का? बताइए फटाफट अपने आंसर्स। वेरी गुड, सबके सही उत्तर लग रहे हैं। खैर फिर वही बात है कि कुछ लोग हैं जो कोई ना कोई ऑप्शन तो जरूर चूज करेंगे, चारों में से एक लगा के ही मानेंगे। जी देख रहा हूं सरिता कौशिक, ऋतु कुमार, अरिबा रिजवी, आशी रिजवी, सबका प्रश्न और उत्तर दोनों देख रहा हूं। जितने लोग गलत उत्तर देते हैं ना, अब जो लोग गलत उत्तर दे रहे हैं उनका मालिक अब ऊपर वाला ही है, अब नीचे वाले उनके मालिक नहीं हो सकते। मैंने अपना काम कर लिया है और आपने अपना काम नहीं किया है। ये तो बेटा प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं और अगर इनका भी आपका जवाब गलत हो रहा है इसका मतलब आपने प्रीवियस ईयर के पेपर तक सॉल्व नहीं किए हैं और बाद में सारा ठीकरा तिवारी सर के ऊपर फूटेगा कि तिवारी सर से मैंने पढ़ा था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसके जिम्मेदार अध्ययन मंत्रा हो जाएंगे और उसके जिम्मेदार तिवारी सर हो जाएंगे। आप बिल्कुल नहीं होंगे। जब आप सफल हो जाएंगे तो सफलता की जिम्मेदारी आपकी होती है। आप कहेंगे, लोग कहेंगे कि आपने बहुत मेहनत की थी और आपकी नौकरी लग गई, और अगर आप फेल करेंगे तो आपसे लोग पूछेंगे कहाँ कोचिंग ज्वाइन किया था, तब आप ये नहीं आपसे पूछेगा कि तुमने पढ़ा था कि नहीं। क्लियर? तो ये सारी गलतियां आप खूब करते रहिए और खूब करते रहिए, जब रिजल्ट आएगा तो फिर रोते भी रहिएगा। अभी टाइम है, अभी सुधर जाओ।
वीडियो की बड़ी कंप्लेन होगी आपको कि तिवारी सर की वीडियो तो मिल्टन पर 3 ही है, वर्ड्सवर्थ पर 4 ही है, और आपके क्वेश्चन का ये हाल है। वर्ड्सवर्थ के डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा भी की थी कि वो एक ट्रेवल पोएम है, और जब वर्ड्सवर्थ लंदन से बाहर ट्रेवल करने गए थे तब उन्होंने एक वॉल्यूम पब्लिश करवाया था 1793 में, और उस वॉल्यूम का नाम था डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। यद्यपि वो वॉल्यूम एक दिन का नहीं था, 1791 और 1792 में उस पर उन्होंने काम किया था। पब्लिकेशन 1793 का है, और इसलिए उनका फर्स्ट पब्लिकेशन, फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम माना जाता है। लिरिकल बैलेट 1798 में आई, और वो पहली वॉल्यूम नहीं थी। प्रील्यूड 1850 में आया, 1826 वाला मान लो, 2 पार्ट्स आप मान लो प्रील्यूड का, तो वो भी 1799 में आया था, और इमोर्टलिटी ओड 1807 में आया था। क्लियर, ये सारे का स्केच है, सारे के पॉइंट्स हैं, और आपने उत्तर लिरिकल बैलेट्स आंख बंद करके 75% बच्चों ने इसका गलत जवाब दे दिया है, 75% बच्चों ने गलत जवाब दिया है, और इसका उत्तर लिरिकल बैलेट्स लगा दिया है। राइट, तो लिरिकल बैलेट्स इसका जवाब नहीं है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस कब लिखा गया था? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1791-92 में लिखा गया था। किसने लिखा था? वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। इट इज अ वेरी डिफरेंट पोएम फ्रॉम, और एक पोएम, एक जो पहली पोएम आप इनको जानते हो कि इनकी पहली पोएम कौन सी थी? तो इनकी पहली पोएम थी एन इवनिंग वॉक। क्लियर, जो इनकी डेब्यू पोएम थी एन इवनिंग वॉक, और पहला वॉल्यूम कौन सा था पोएट्री का? तो उसका नाम है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। राइट, और ये उनके पूरे यूरोप टूर का ट्रेवल बुक थी। वर्ड्सवर्थ रोट दिस कलेक्शन मोस्टली अपॉन द बैंक्स ऑफ द लॉयर इन द ईयर 1791 एंड 92। कौन सी रिवर पर? अपॉन द बैंक्स ऑफ लॉयर, LOIRE। ये एक रिवर का नाम है, और इसी रिवर के आसपास रह करके उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया था। क्लियर, कोई डाउट तो अब नहीं है? प्रोसीड करें, अगर आपका आदेश हो, अगर आपकी आज्ञा हो। अगर कुछ डाउट हो तो अभी फिर रुके रहें। अगला क्वेश्चन ये है, कोई चर्चा इस पर नहीं करना है मुझे। क्वेश्चन देख लीजिए और हम प्रोसीड कर जाएं। – 2005 के पीजीटी का प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ड्सवर्थ ने किस पोएम में अपने डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर को बताया है? इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्ड डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर? इन विच पोएम हैज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्ड डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर? डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर को किस पोएम में बताया है? ऑप्शंस हैं आपके, द डैफोडिल्स, लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबी, एन इवनिंग वॉक, और फिर द एक्सकर्जन। और किस वॉल्यूम में, किस पोएम में उन्होंने डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर की बात की है? वाह, शाबाश। क्वेश्चन जो ध्यान से नहीं समझेंगे वो इसका उत्तर डैफोडिल्स लगा सकते हैं, और कुछ लोगों ने लगा भी दिया है। पूछा है कि पोएम तो एक ही है और डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर की बात किसमें किया है उन्होंने? तो डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर की बात टिंटन एबी में किया है। कैसे? क्योंकि जब पोएम शुरू होती है तभी वो 5 years की बात करते हैं। 5 years हैव पास्ट,
5 साल बीत गए हैं। आज तो बात कर ही रहा हूं मैं, लेकिन वो 5 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो ये 2 बार में 2 मूड ऑफ नेचर है। और आप पूरी पोयम पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें तब से लेकर के और अब तक बदल गई हैं। वर्ड्सवर्थ खुद बदल गया है। वर्ड्सवर्थ 5 साल पहले वो इनोसेंट था, अब मैच्योर हो चुका है, तो मैच्योरिटी के साथ उसका मूड भी बदला है और उस मूड के साथ उसका नेचर भी बदल गया है। इसलिए इसका उत्तर है टिंटन एबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न एट। सबसे आसान वाला क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न एट। वर्ड्सवर्थ कहां पैदा हुए थे? ऑप्शंस हैं आपके कॉकर माउथ, कॉकर प्लेट, कॉकर हिल और कॉकर वैली। वर्ड्सवर्थ कहां पैदा हुए थे? इसमें से ये जवाब आपको देना है। पता है ना कि वर्ड्सवर्थ कहां पैदा हुए थे? ना पता हो तो फिर बताइए। जी, सबका लगभग सही जवाब है। वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न एट कॉकरमाउथ। वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न एट कॉकरमाउथ। कॉकरमाउथ में ही वर्ड्सवर्थ पैदा हुए थे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिरिकल बैलेट्स वर बेटर अप्रिशिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड। एक क्वेश्चन इसी में समाहित है कि लिरिकल बैलेट्स को अमेरिका में जितनी पॉपुलैरिटी मिली थी उतना पॉपुलैरिटी उनको नहीं मिली थी इंग्लैंड में। और प्रश्न ये पूछ रहा है कि लिरिकल बैलेट्स का अमेरिकन एडिशन कब छपा था? लिरिकल बैलेट्स का अमेरिकन एडिशन कब छपा था? आपके सब्जेक्ट्स, आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस है आपके 1798, 1805, 1843 और 1802। द अमेरिकन एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। ऑप्शन दिखाई दे रहा था, उसको गोल कर दिया गया है। लिरिकल बैलेट्स लंदन में 1798 में पब्लिश हुआ था और इसके 4 साल बाद पब्लिश हुआ था ये पोयम अमेरिका में 1802 में। 1802 में पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेट्स। कहां? 1802 में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुई थी अमेरिका में। क्लियर? 1802 में लिरिकल बैलेट्स अमेरिका में पब्लिश हुई थी। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, क्या है कि विच पोयम दीज लाइन्स फॉर्म पार्ट ऑफ। किस पोयम की ये लाइन्स हैं? और लाइन्स क्या है? नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। नेचर उनको कभी धोखा नहीं देता। मेरी मदर इन लॉ भी आपके साथ पढ़ रही हैं और क्या बोल रही हैं, मुझे भी पढ़ा दीजिए। जी आरती शुक्ला जी, दादी माँ को ले आइए। वर्ड्सवर्थ तो मैं उन्हीं से पढ़ाऊंगा क्या? उनके पास जो एक्सपीरियंस है नेचर का वो हमारे आपके पास नहीं है। हम आप तो बिल्कुल मैकेनिकल दुनिया में जी रहे हैं और मैकेनिकल दुनिया का हाल ये है कि क्वेश्चन भी ऑनलाइन, टीचर भी ऑनलाइन और बच्चा भी ऑनलाइन। और फायदा किसका हो रहा है? इंटरनेट के कंपनी का। हम तीनों पैसा दे रहे हैं उसको, है ना? तो बुलाइए उनको, उनसे बहुत कुछ हमको सीखना भी है। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, ये बिल्कुल यूनिवर्सल लाइन है कि प्रकृति
उनको कभी धोखा नहीं देती जो प्रकृति को धोखा नहीं देते। और ये लाइन किसकी हो सकती है? ये लाइन है वर्ड्सवर्थ की पोयम टिंटन एबी की। राइट, टिंटन एबी की ये लाइन है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। जो नेचर को धोखा नहीं देते, नेचर उनको भी कभी धोखा नहीं दिया करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वाज फ्रॉम। रियल में वर्ड्सवर्थ का पोएटिक करियर कब शुरू होता है? रियल में कब शुरू होता है? अनरियल में तो 93 में ही डिस्क्रिप्टिव स्केचेस आ गई थी, और रियल में उनका जो कैरेक्टर शुरू होता है वो शुरू होता है उनके किस फेज से? लिरिकल बैलेड के फेज से। और लिरिकल बैलेड कब आया था? 1798 में। उत्तर आप क्या लगाएंगे? 1797, 98 का जो ऑप्शन है सी। वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड कब पब्लिश हुआ? 1798 में। और आप वर्ड्सवर्थ को वहीं से जानते हो, वहीं से आप आगे बढ़ते हो। उत्तर क्या है इसका? इसका जवाब सिंपल सा है, इसका जवाब है सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा 5 करोड़ का। ऐसा प्रश्न है जिसमें प्रश्न ही नहीं सिर्फ ऑप्शंस हैं, और इसका प्रश्न ये बनेगा कि इनमें से कौन सी पोएम है जो वर्ड्सवर्थ की नहीं है। इनमें से कौन सी पोएम है जो वर्ड्सवर्थ की नहीं है? इसका ये ऑप्शन, ये इसका क्वेश्चन बनेगा। ऑप्शंस है माइकल, ऑप्शन है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, और ऑप्शन है सर सन इज टू मच इंटेलिजेंट। अरे मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, मिलवा भी दूं क्या आपसे? सुपर इंटेलिजेंट है, और इवन ही इज माई टीचर। लेकिन मिलेगा नहीं आपसे क्योंकि बहुत शर्माता है वो। ठीक है, कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ की नहीं है? माइकल, द रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग एंड द मे क्वीन। बिल्कुल सही, माइकल वर्ड्सवर्थ की पोएम है और इसकी सब टाइटल है अ पास्टोरल पोएम। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का एक और नाम है, इसको लीच गैदरर भी कहते हैं। इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग एक सोनेट है, और द मे क्वीन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है द मे क्वीन। ऑलराइट, द मे क्वीन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है। वाह, आई सॉ हिम ऑन इंस्टाग्राम। क्या बात है, कितना फॉलो करते हो आप टीचर को ढूंढ ढूंढ करके, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप की डीपी पर, और उसके अलावा कहीं जगह बचती है तो फिर स्टेटस पर। मे क्वीन टेनिसन की पोएम है जी। नेक्स्ट पर आइए। Wordsworth learned that verse may build a princely throne on humble truth from. Wordsworth learned that verse may build a princely throne on humble truth from. वर्ड्सवर्थ ने कहाँ से ये सीखा कि वर्स जो है क्या बन सकते हैं? प्रिंसली थ्रोन बना सकते हैं हम्बल ट्रुथ की। और वैसे घुमा के अगर पूछा जाए
कि ये लाइन किसने लिखी है, तो इसका जवाब आपको देना है रॉबर्ट बर्टन, रॉबर्ट बर्न्स, रॉबर्ट ब्रिजेस और रॉबर्ट ब्लेयर, या 2-4 ऑप्शन और उसको बढ़ा देना चाहिए था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी कर देता, या कोई और रॉबर्टसन भी नाम होता तो उसको भी कर देता, बट 4 ही उसको ऑप्शंस देने थे। इसका जवाब आपको बताना है कि वर्ड्सवर्थ ने कहां से सीखा था कि वर्ड्स एक प्रिंसली थ्रोन भी बना सकते हैं सत्यता के मार्ग पर, और ये उन्होंने सीखा था किससे। इसका जवाब है जी बिल्कुल सही जवाब है। बच्चे हमारे तो बहुत इंटेलिजेंट ही हैं। इसका जवाब है रॉबर्ट बर्न्स। रॉबर्ट बर्न्स से उन्होंने सीखा था। Wordsworth once wrote that he had been indebted to the North for more than he should ever be able to acknowledge. By that statement, he probably meant to include, among other writings, the border ballads and certainly the poetry of Robert Burns. Burns was, Wordsworth assures us, whose light he held when first it shone, and from whom he learnt in youth how words may build a princely throne on humble truth. Wordsworth must in fact have been among the earliest of Burns's English admirers. Right? Robert Burns पोएट थे और उन्हीं से उन्होंने इंस्पायर हुए थे वर्ड्सवर्थ, और उसी पर अपने बचपन में ही कहा था कि रॉबर्ट बर्न्स से उन्होंने सीखा है कि वर्ड से हम्बल ट्रुथ भी बनाए जा सकते हैं। एक्सप्लेन तो कर रहा हूं मेरी बहन जी सोनिका वर्मा। मेरा सब सही जा रहा है शिवपूजन जी, तो फिर आपको टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मीनाक्षी जी को रहने की जरूरत है। यहाँ पे मीनाक्षी को रहने की जरूरत है, और जिसका सब सही जा रहा है वो तो सुपर शेर है भाई, वो तो टॉप करेंगे। 125 में 125 लगा के आना शिवपूजन जी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। अगला प्रश्न है एक्सकर्सन से। द एक्सकर्सन 1814 में आया था, और वो किस बात को शुरुआत करता है, किस बात की मार्क करता है। द एक्सकर्सन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, और उस पे ऑप्शंस हैं वर्ड्सवर्थ ग्रोइंग सेंसिबिलिटी टू नेचुरल फेनोमेनन। वर्ड्सवर्थ की सेंसिबिलिटी नेचुरल फेनोमेनन की तरफ जो बढ़ रही है। अगला है ऑप्शन बी, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक जीनियस। वर्ड्सवर्थ की जो जीनियस है वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, इस बात को सिंबलाइज करता है। तीसरा ऑप्शन है द हाइट ऑफ वर्ड्सवर्थ एसेंट टू फेम, कि वर्ड्सवर्थ इसके बाद कहां जाएंगे, फेम पर जा रहे हैं। इसको इंडिकेट करता है कि वर्ड्सवर्थ की फ्रेंडशिप शो करता है कॉलरिज के साथ। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज 1795 के आसपास ब्रिस्टल में मिले थे। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज थे तो बहुत करीबी दोस्त, लेकिन लिरिकल बैलेट्स तक ही वो दोस्त रह गए। लिरिकल बैलेट्स के बाद यह तय हुआ कि दोनों लोग मिलकर के प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स लिखेंगे, लेकिन बाद में कॉलरिज भाई साहब मुकर गए, क्योंकि नशेड़ी आदमी थे, बिना नशे में आए इनकी पोइट्री नहीं लिख जाती थी, और फिर उनका वर्ड्सवर्थ से पंगा हो गया, लिटरल पंगा जिसे कहते हैं, रियल पंगा नहीं था। और हुआ ये कि वर्ड्सवर्थ को अकेले ही लिखना पड़ा अपना पूरा प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। और वर्ड्सवर्थ दोस्त तो खैर दोनों लोग थे ही, तो बिल्कुल सरफेस पर दुश्मनी हुई नहीं थी। क्लियर। और वर्ड्सवर्थ ने जिस पोएटिक थ्योरी को अपने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट में प्रोपाउंड किया था, इन भाई साहब ने क्या किया, कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ की पूरी थ्योरी को रिजेक्ट करके अपनी किताब लिखी द बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो इसका मतलब यह है कि डी इसका उत्तर नहीं है। डी जो है कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की फ्रेंडशिप कहां शो होती है, तो वो लिरिकल बैलेट्स है। क्लियर। लिरिकल बैलेट्स के बाद उन्होंने अपना प्रील्यूड लिख दिया था। प्रील्यूड के बाद आपको उनका इमोर्टलिटी ओड पता है, 1807 में आ गया था। मतलब अगर हम उनके प्राइम ईयर की बात करें वर्ड्सवर्थ की क्या थी,
तो 1798 से लेकर के 1810 का डिकेड है, द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, वो वर्ड्सवर्थ का प्राइम टाइम था। और उसके बाद धीरे धीरे वर्ड्सवर्थ की पोएटिक टैलेंट जो था वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। वैसे प्रिल्यूड जो था वो उनके एक पोयम का प्रीफेस था। प्रिल्यूड का मतलब ही होता है प्रीफेस, और उन्होंने सोचा था कि 3 वॉल्यूम में इसको लिखा जाएगा, और उसमें से एक एक्सकर्सन भी था, लेकिन उसको वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग इन द पोएटिक टैलेंट। इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब है, इस प्रश्न का जवाब होगा बी फॉर बॉम्बे। क्लियर? द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस के साथ आप जाएंगे इस प्रश्न में। क्लियर? अगला प्रश्न वर्ड्सवर्थ पर है, वो है एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर। ये किसने कहा था? एवरी पोएट जो है, एवरी ग्रेट पोएट जो है वो टीचर होता है। ये स्टेटमेंट इनमें से किस भाई साहब का है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट था W.W. वर्थ का ही। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने प्रीफेस में ही लिखा था कि मैं या तो पोएट, मैं तो हूं ही, बट मैं या तो टीचर बनना चाहता हूं या तो कुछ नहीं बनना चाहता। और वर्ड्सवर्थ के लिए जो पोएट्री है वो आज क्या काम करती है? वो काम सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट का नहीं, प्रीचिंग का भी काम करती है, मोरल प्रीचिंग का काम करते हैं वर्ड्सवर्थ। इसीलिए उन्होंने क्या कहा था कि पोएट जो होता है उसको टीचर होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसको पढ़ाना जरूर चाहिए अपने ऑडियंस को। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। फिर वही प्रश्न एक बार आ चुका है कि द वर्ल्ड इज टू मच किसकी है? तो ये आपको पता हो गया। लिरिकल बैलेट्स कब आई थी ये भी आपको पता है। और हु रोट एंड अबाउट हुम दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, किसके बारे में किसने कहा है? दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये सॉनेट है किसकी? ये सॉनेट है वर्ड्सवर्थ की। सॉनेट का नाम है लंदन 1802, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, और ये लाइन वहीं से है। इसलिए इसका उत्तर जो है वो डी, तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, फिर भी आप डी लगाए जा रहे हो, शाबाश। ऑप्शन 3 दिया है कि मिल्टन ने शेक्सपियर को कहा है, कि कीट्स ने मिल्टन को कहा है, कि वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन को कहा है, और हमारे इंटेलिजेंट बच्चे जो है वो उत्तर डी लगा दिए हैं, जो कि क्वेश्चन से ही गायब है। शाबाश, ये है आपकी जबरदस्त वाली प्रैक्टिस। कि आपको याद है कि जब पिछले बार पेपर में आया था तब ये डी ऑप्शन था, इसलिए अभी भी डी ऑप्शन ही है, और आपने डी ऑप्शन पर उत्तर लगा दिया है। वेरी गुड जी। लंदन 1802, दीपक कुमार खरवारसी, देवव्रत शुक्ला, अरविंद कुमार, पूजा शर्मा, पूजा सिंह, सारिका केशरवानी, रश्मि राजपूत, रीता मिश्रा, ममता शुक्ला, साक्षी चौहान, कविता पुनीत, रोली, महिमा कौशिक, ममता शुक्ला, नीतू सिंह, शाबिया तरन्नुम, जूही सिंह, नेहा सिंह, ममता शुक्ला, पाकिजा, सारिका केशरवानी, काहे हंस रही है भाई? विभा सिंह, 45 का सी, पूजा सिंह का सी, सबका उत्तर सी। अगला प्रश्न फिर से रिपीटेड है, बार बार पेपर में आता है, तो उसके लिए आप कर ही क्या सकते हैं? रट्टाफिकेशन। जी बिल्कुल, रट्टाफिकेशन में यम्मी क्या है भाई? अगला प्रश्न आपका बिल्कुल सही जवाब, बिना किसी नोक झोंक के। क्या है उत्तर? 14 बुक्स में प्रिल्यूड लिखी गई थी। प्रिल्यूड्स कितने बुक में? प्रिल्यूड्स 14 बुक में। और अगली पोयम, अगला क्वेश्चन है कि लूसी पोयम्स बाय वर्ड्सवर्थ रिफर टू। लूसी पोयम्स में वर्ड्सवर्थ के किस चीज को रिफर किया गया है? हिज अर्ली पोयम्स, a group of 5 lyrics by him, poems by Wordsworth in collaboration with Coleridge, और his humorous poems। किस कैटेगरी में रखा जाता है वर्ड्सवर्थ के लूसी पोएम्स को?
एक प्रश्न इसी प्रश्न में और है कि लूसी पोएम्स में कितनी पोएम्स हैं, और दूसरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी पोएम है जो लूसी पोएम्स का हिस्सा नहीं है। तो आपको पांचों पार्ट लूसी के याद होने चाहिए कि लूसी के कौन कौन से 5 सेक्शन है। फिलहाल यहां पर जो उत्तर है वो है बी कि 5 पोएम्स हैं लूसी में, और लूसी ग्रे जो है वो वर्ड्सवर्थ की अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स को रिप्रेजेंट करती है, उसकी बात करती है। अगला प्रश्न है 3 years she grew, the little girl will be sportive as। 3 years she grew एक पोएम है जो वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, और उसमें एक छोटी सी लड़की है और उस लड़की को स्पोर्टिव बताया है, और वो स्पोर्टिव किसकी तरह है, यहां पर क्या कंपैरिजन यूज किया है वर्ड्सवर्थ ने, इसका जवाब लगभग सही लोग दे ही रहे हैं। 62 नहीं, ये 67 है, और इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है कि ये उत्तर है क्या, फॉन। बी इसका उत्तर है, फॉन से कंपेयर किया है लूसी ग्रे के स्पोर्टिवनेस को। फॉन क्या होता है, हिरन के बच्चे को फॉन कहते हैं, छोटा सा बहुत खूबसूरत होता है और बहुत तेज दौड़ लगा लेता है, यह उसका स्पोर्टिव एटीट्यूड है, और वर्ड्सवर्थ ने उस छोटी सी लड़की को इसी से कंपेयर किया है। अगला प्रश्न है हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज द हाई पीस ऑफ नेचर। नेचर का हाई प्रीस्ट किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को। Who considered Wordsworth as the high priest of nature? Options है टॉमस डी क्विंसी, सैमुअल टेलर कॉलरेज, पर्सी बिशे शेली एंड मैथ्यू अर्नल्ड। Who called Wordsworth the high priest of nature? हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसने किसको कहा है, वर्ड्सवर्थ को कहा है किसने, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। ये जवाब सबका सही है, जिन लोगों ने भी दिया है, सबका तो कभी सही होता ही नहीं है। द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर वर्ड्सवर्थ को मैथ्यू अर्नल्ड ने कहा है। मैथ्यू अर्नल्ड ने वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा है। राइट, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर वर्ड्सवर्थ को मैथ्यू अर्नल्ड ने कहा है। एक क्वेश्चन यह बनता है कि वर्ड्सवर्थ को किसने वर्शिपर ऑफ नेचर कहा है। वर्ड्सवर्थ को किसने वर्शिपर ऑफ नेचर कहा है, जरा जवाब दीजिएगा फटाफट। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ एज द वर्शिपर ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ को वर्शिपर ऑफ नेचर किसने कहा है, दीजिए आंसर, वेट कर रहा हूं। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द वर्शिपर ऑफ नेचर। कहां कंफ्यूजन था, मेरे प्रश्न का जवाब ये नहीं है। मैंने पूछा है कि वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है वर्शिपर ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ को वर्शिपर ऑफ नेचर किसने कहा है,
वर्ड्सवर्थ को वर्शिपर ऑफ नेचर खुद वर्ड्सवर्थ ने ही कहा है अपनी पोयम टिंटन एबी में, राइट। अपनी पोयम टिंटन एबी में उन्होंने खुद को ही वर्शिपर ऑफ नेचर से सजा संवार लिया है, किसी और को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। किसने उनको हाई प्रीस्ट कहा था? तो इसका जवाब है कि उनको हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है। अगला प्रश्न है, हु सेड द पोएट इज द मैन स्पीकिंग टू मैन। पोएट को कौन होना चाहिए? ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तियों से बात करे। ये किसने कहा है? उत्तर ऑप्शन में दिया है थॉमस स्टर्न्स एलियट, सैमुअल टेलर कॉलरिज, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और विलियम वर्ड्सवर्थ। द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है पोएट के बारे में। पोएटिक डिक्शन के बारे में उन्होंने इस बात को कहा कि पोएट को जो लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, द लैंग्वेज ऑफ द पोएट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन। कॉमन मैन की भाषा होनी चाहिए जिसमें पोएट लिखे। और ये वही प्रश्न भी यहां पर पूछ लिया गया है कि किसने कहा है कि द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। उत्तर है इसका विलियम वर्ड्सवर्थ। क्लियर है? वर्ड्सवर्थ पर इतने ही क्वेश्चन अभी तक पेपर में आए हैं। लगभग हमने सब कुछ करा दिया है। अगले दिन जब हम फिर डिस्कस करेंगे तो फिर किसी और राइटर पर डिस्कस करेंगे। नाम आपको लेकिन नहीं बताएंगे। नाम आपको नहीं बताएंगे इसलिए ताकि आप सिर्फ वही ना तैयार करें, आप अपनी प्रैक्टिस, अपनी पढ़ाई जैसे भी करते हैं उसको कंटिन्यू रखें। ये जो आपकी एक आवर की डिस्कशन की क्लास होगी, जो प्रैक्टिस की क्लास होगी, ये आपकी किसी भी राइटर पर कहीं भी हो सकती है। क्लियर? चलिए, और कोई डाउट तो नहीं है? थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास, फॉर मेकिंग इट इंटरेस्टिंग एंड entertaining, and definitely we will meet with another writer on another day. Thank you. All the best.